आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल बारी। अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाल लिया है जो बाइडेन ने। लेकिन जिस तरीके से और जिन हालात में जो बाइडेन की ताजपोशी हुई है, उसको लेकर के कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन चूंकि अब पूरी तरह से जो है पदभार संभाला है, उसके बाद कई अहम फैसले उन्होंने अपने जो एक अनाउंस किया था उन्होंने अपनी नीतियों के दौरान, वो तमाम धीरे-धीरे अब उन्होंने अमल में लाना शुरू किया है। तो आज उन्हीं तमाम चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे और आज इस हिस्से में हम बात ये करेंगे कि आखिर जो बाइडेन की अरब वर्ल्ड की जो पॉलिसी है वो क्या कुछ है, वो किस तरह से अपना असर दिखाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कहीं न कहीं रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा विरोधाभास यहाँ पर नजर आता रहा है। और चूंकि अब जो बाइडेन ने सदारत की कुर्सी संभाली है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि हालात बदलेंगे और तमाम चीजें जो है किस तरह से बदलेंगी, उन तमाम चीजों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहला जो तोहफा एक तरह से कहा जा सकता है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, वो ये दिया गया है कि जो 7 देश थे, उन सातों देशों को लेकर के एक जो बैन लगा दिया गया था अमेरिका में एंट्री को लेकर के, उसे जो है जो बाइडेन ने खत्म किया है। उसके अलावा क्या कुछ असर पड़ेगा, वो तमाम अहम मुद्दे आज हमारे सामने रहेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। कमर आगा साहब हैं, डिप्लोमेसी एक्सपर्ट हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन हैं, संपादक फ्रीडम एक्सप्रेस के, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आगा साहब, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं और आपसे ही चीजों को समझना चाहते हैं। जिस तरह की पॉलिसी थी और जो भाषण जो है खासतौर से चुनाव प्रचार के दौरान किए गए जो बाइडेन की तरफ से, और अब चूंकि कुर्सी संभाल ली है, आपको किस तरह का बदलाव होता हुआ आने वाले वक्त में नजर आएगा? अंदर साहब कई चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी कंटिन्यूटी एंड चेंज नजर आता है। वायदे किए हैं उन्हीं ने, और जैसा कि आपने कहा कि ये 7 देशों, जिसमें सूडान भी था और कई एक इथोपिया भी था और सोमालिया भी था और यमन, इन सब देशों से जो लोग अमेरिका में यहाँ के लोगों को जाना बंद कर दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उनके पास बैन लगा हुआ था। वो बैन उन्होंने कहा है कि फौरन लिफ्ट कर हो जाएगा और लिफ्ट हो गया होगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसके इशू होने से। लेकिन जहाँ तक दूसरे सवालात हैं, उसकी एक वजह ये भी थी कि प्रेसिडेंट बाइडेन की पॉलिसी जो है वो ये चाहते हैं कि इन मुल्कों में बातचीत से मसले, खासतौर से यमन को लेके दिक्कतें बहुत आ रही थी। यमन में वो चाहते हैं कि बातचीत हो और मसलों का हल निकले किसी सूरत से, उसको लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी हुई थी। अब ये है कि इसके हट जाने के बाद मैं समझता हूँ बातचीत का दौर यमन में भी शुरू होगा। और यमन के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, हम सभी जानते हैं वहाँ पे। अब कितनी उसमें क्या जंग रुक पाएगी या क्या होगा, ये अभी कहना ज़रा जल्दी होगा। हमको कितना वक्त लगेगा इन सब प्रोसेस को शुरू होने में, ये भी ज़रा मुश्किल है। इसलिए कि ट्रम्प साहब ने जाने से पहले, खासतौर से उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पेई थे, उन्हीं ने हूती रिबेल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दिया है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सैंक्शन या टेररिज्म का चार्ज जब लग जाता है तो उस चार्ज को हटाने में बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल। ज़रूरत पड़ती है इनको कांग्रेस में जाने की भी, और काफ़ी दुश्वारियाँ, काफ़ी वक्त लगता है, डिबेट डिस्कशंस में मामला फंस जाता है। दूसरी तरफ ये है कि दूसरा अहम मुद्दा जो अरब वर्ल्ड का है वो फ़िलिस्तीन का है। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रहा, बदलाव वहाँ पे उस पॉलिसी में। इसलिए कि ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि 2-3 चीज़ों को कहा है कि ट्रम्प ने जाने से पहले जो स्टेप्स लिए थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अभी चार्ज लेगा, उनकी जो कैबिनेट बनेगी, उनके लोगों ने तारीफ की है। ख़ासतौर से जो स्टेप पैलेस्टाइन से जुड़े हुए हैं या जो स्टेप ईरान से जुड़े हुए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि
जल्दीबाजी नहीं होगी। जो उसकी कोर डिमांड्स हैं उनको रीइटरेट किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि बातचीत का दौर चलेगा, यानी मिलिट्री ऑप्शन वो नहीं यूज करेंगे। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, फर्क है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। फिलिस्तीन के लिए उनका भी मानना यही है कि जो शर्त थी अरबों की पहले, कि पहले आप फिलिस्तीन की तो एक हुकूमत का, राज्य के तौर पे घोषित करें। नहीं, राज बन जाएगा तभी वो इजराइल के साथ अपने संबंध, रिश्ते बनाएंगे। अब वो बात खत्म हो गई है, खासतौर से जब से यूएई, बहरीन और ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते जोड़े हैं, और उम्मीद की जा रही है कि बाकी दूसरे भी जो खलीज के देश हैं, गल्फ के देश हैं, वो भी इजराइल के साथ अपने रिश्ते बनाएंगे। इन सभी देशों का नहीं तो ये सिलसिला आगे और बढ़ेगा क्या, जिस तरह ये से बिल्कुल पिछले दिनों। उन्होंने कहा है, उनके उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं या डिफेंस सेक्रेटरी वाला ने इस तरह की का मेंशन किया है कि ये सिलसिला देखिए अंदर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, पूरी मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है या सियासत है, जो अमेरिका जिसको गवर्न करता है, वो इजराइल के चश्मे से होती है। उसका बिल्कुल बेसिक पर्पस जो है वहाँ पे, उसका मानना ये है अमेरिका का कि इजराइल जो है वो उनका सबसे ट्रस्टेड इलाही है, और वही उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उस रीजन में, उस खत्ते में, उनको उनको उनकी हिफाजत फुलफिल करता करता है, हुआ उनको फुलफिल करता उसकी, है। जी, हिफाजत करता है। इसलिए उसका और उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी भी उस पूरे खत्ते में बनाए रखना अमेरिका की जिम्मेदारी है। और ये जो उनका उस खत्ते में जो इंटरेस्ट है, वो बेसिकली तेल है, तेल की सप्लाई बनी रहना चाहिए। हालांकि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट के तेल पे डिपेंडेंट नहीं है, उसने उसके यहाँ खुद तकरीबन 8 से 10 मिलियन डॉलर पर डे तेल निकल रहा है। लेकिन यह है कि तेल का जो ट्रेड है उसको, उसकी जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करती हैं। फिर दूसरी बात ये कि ये ट्रेड जो होता है डॉलर में होता है, और क्योंकि अरबों के पास कोई इतनी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी नहीं है, तो जो सरप्लस मनी होती है वो भी अमेरिका में, अमेरिकन बैंक्स में रहती है, वहीं पे रहती है। तो इस वजह से ये पूरा खित्ता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए। और एक चीज और भी है, अमेरिका तेल को अब चाहता है कि वो उसका जो उसके ऊपर उसका ग्रेटर कंट्रोल रहे। ग्रेटर कंट्रोल के उसके मतलब ये है कि यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है अमेरिकन ऑयल कंपनी या पश्चिमी देशों की जो ऑयल कंपनी है वो तय करें, न कि देश तय करें। यानी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होना चाहिए। ओपेक को खत्म होना चाहिए, ओपेक का जो कोटा सिस्टम है वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका अब इन देशों से अपनी फौजों को कम कर रहा है, खत्म नहीं कर रहा है बल्कि कम कर रहा है। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर आज भी जो है वो देखा जाए तो बहरीन एंड कतर है। वहीं पे कतर में एयरफोर्स बेस है उनका बड़ा, और बहरीन में आर्मी उसकी डिप्लॉयड है बड़ी। उसमें नंबर जरूर कम हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल बेस जो खत्म नहीं किया जाएगा। बेस खत्म नहीं किया जाएगा, कैसे बिल्कुल खत्म कर सकते। और फिर उसके अलावा यह भी है कि वहां के ऊपर, वहां से वो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे। अमेरिकन ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट में बहुत जबरदस्त खर्चा होता है, बहुत एक्सपेंसिव उनका डिप्लॉयमेंट होता है। तो वो कम करने के लिए उन्हीं ने अब जो नया तरीका निकाला है, सिक्योरिटी को सबलेट कर दिया है इसराइल के पास, कि इसराइल वहाँ पे इन मुल्कों की जो हुकूमतें हैं उनको की हिफाजत करेगा और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, जो कम दाम में हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये भी है कि इसराइल का जो एक बिलियंस ऑफ डॉलर जो अमेरिका को हर साल देना पड़ता है, उसकी वो उसमें भी कटौती हो जाएगी, क्योंकि अरब उसको शेयर करेंगे, उस आमदनी से इसराइल अपने को आमदनी बढ़ जाएगी। तो इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस खत्ते में अमेरिका का मानना यह है कि एक बड़ा खतरा जो है वो ईरान की
वजह हम से। ईरान के मसले पे आएंगे कंवर साहब आपके पास, क्योंकि प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपसे एक चीज हम समझना ही चाहेंगे, जिस जो है पॉइंट की तरफ कमर आगा साहब ने इशारा किया है, आपको लगता है कि ये बदलाव जो है उस तरह से मुमकिन हो पाएगा इतनी जल्दी? देखिए, कोई रेवोल्यूशनरी बदलाव तो नहीं दिखाई देते हैं मुझे, जहाँ तक अरब वर्ल्ड की पॉलिसीज अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की है उसको उसके मद्देनजर। और उसके उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ट्रंप और बाइडेन की जो कार्यशैली है, जो काम करने के तरीके हैं, वो हमको देखना होगा कि उनमें अंतर क्या, उनमें भारी अंतर है। जो बाइडेन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में नए नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट 2 टर्म रह चुके हैं वो, तो बतौर वाइस प्रेसिडेंट उनका एंगेजमेंट पूरी दुनिया से रहा है। जो बाइडेन अमेरिकन सिस्टम के आदमी हैं और वो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूशनल व्यक्ति नहीं थे, वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति थे, और इंडिविजुअल वो उनके अपने विम्स एंड फैंसीज पे बहुत सारी चीजें करते थे, और बहुत कुछ वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के मद्देनजर रखते करके के हिसाब से करते थे। जैसे अभी आपने मिसाल दी कि कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी देशों के नागरिकों को उन्होंने वीजा उनके टर्मिनेट कर दिए थे। ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को अपीज कर रहे थे। लेकिन जो बाइडेन है, जो बाइडेन इस तरीके के इराटिक फैसले नहीं लेंगे जिस तरीके से ट्रंप जो है वो फैसले करते थे। बहुत सारे फैसले और बहुत सारी घोषणाएं वो ट्विटर पे करते थे। लेकिन प्रशांत, एक चीज को अगर हम आपसे ये समझना चाहें, जिस तरीके से जो है जो बाइडेन ने ये साफ तौर पे ऐलान किया कि इजराइल की जो राजधानी है, जो पहले कभी तेल अवीव में हुआ करती थी, उसे ट्रंप सरकार ने चेंज करके यरूशलेम को बना दिया, और उस पे पूरे अरब वर्ल्ड में विरोध हुआ, दुनिया भर में प्रदर्शन होते रहे, कई देशों से ताल्लुकात भी जो इस मामले में खराब होने तक की नौबत आ गई। लेकिन उस चीज को लेकर के जिस तरह से यहाँ जो बाइडेन ने अपनी स्थिति को क्लियर किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसे किस तरह का संकेत फिर कहें? बिल्कुल, यही ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज है। देखिए, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के फैसले हैं, बाइडेन उसके हिसाब से ही चलेंगे। और बहुत बड़ा, जैसे कमर आगा साहब ने कहा कि उसका एक तो कि रीजन में फुटहोल्ड, स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड तो जरूरी है ही है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के लिए, लेकिन वो ऑयल की पॉलिटिक्स को भी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों कंट्रोल करना चाहता है। जब कोरोना के शुरुआती दौर में जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट बेंचमार्क जो है वो $20 के आसपास चला गया, तो जो अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री है, जो ज्यादातर फ्रेकिंग ऑयल की है, वो $35-40 के नीचे सस्टेनेबल नहीं होती है। तो आज अगर $55 पे ब्रेंट जो है वो चल रहा है, तो ये अमेरिका के लिए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। एक दूसरी चीज की, अरब वर्ल्ड की भी जो ऑयल कंपनीज है उनमें बड़े स्टेक्स और बड़े इन्वेस्टमेंट और बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिकन कंपनीज के हैं, तो वो इस इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बल्कि बीच बीच में रशिया या जो नॉन अरेबिक जो ओपेक के कंट्रीज हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई को ऑल्टर करके दाम अगर गिराते हैं। पिछले अगर ट्रंप सरकार की पोजीशन को हम देखें, उस ट्रंप सरकार की और अरब देशों के बीच में जिस तरह की गर्माहट देखी गई, आपको लगता है कि उस पर किसी तरह का कोई बदलाव होता हुआ दिखेगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो पॉलिसीज जो हैं, वो ट्रंप भी अगर वो फॉलो कर रहे थे, तो वो ट्रंप की जो पॉलिसीज थी वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज थी। जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज है उनमें थोड़ा बहुत अंतर होगा, जो कि नोशनल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान से विड्रॉल का मामला, अफगानिस्तान के विड्रॉल के मामले में जो बाइडेन की जो पहल होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, और उसमें वो इंडिया को भी इन्वॉल्व करेंगे वहां के पीस प्रोसेस में और विड्रॉल में, जो कि ट्रंप के समय में नहीं हो गया। वो इंडिया का रोल लगभग वहां से साफ हो गया था। तो बहुत सारी नोशनल चीजें होंगी, लेकिन ओवरऑल जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट हैं, जो बाइडेन उसके हिसाब से चलने वाले हैं। बिल्कुल।
कमर साहब, एक चीज आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं, आपने यमन का जिक्र किया, आपने जो है साफ तौर पे कहा, क्योंकि वहां जो है अगर देखा जाए सऊदी अरब कहीं ना कहीं अपना एक दबदबा बनाए रखना चाहता है। और आपने जिस तरह से बताया कि हौसी जो ग्रुप है उसको सीधे तौर पे टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर घोषित किया गया है। ऐसे में आपको लगता है कि जो बाइडेन के लिए उस पूरे क्षेत्र में जाकर के काम कर पाना एक चुनौती भरा कदम होगा? नहीं, देखिए कई चीजें हैं। जहां तक सवाल वहां पे है, वो ट्रम्प की भी नीतियां जो थी बाद में वहां पे बदली। पहले तो उन्हीं ने खुल के सऊदी अरेबिया का सपोर्ट किया, लेकिन बाद में ट्रम्प ने काफी प्रेशर डाला सऊदी अरेबिया के ऊपर, हम्म, कतर की, कि कतर के साथ अपने रिश्ते ठीक करो। हम्म, और यूएई पे भी प्रेशर पड़ा। यूएई तो आखिर वक्त तक रिसिस्ट नहीं कर रहा था। कतर। हाँ, जी जी बताएं। कतर, यूएई तो आखिर वक्त तक राजी नहीं था रिश्ते ठीक करने के ऊपर। अमेरिकन पॉलिसी जो बाइडेन की भी यही पॉलिसी रहेगी कि इस खित्ते के जितने भी देश हैं, चाहे कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, ये सभी हम्म, देश जो हैं आपस में दोबारा से जीसीसी को स्ट्रेंथन करें। और हम्म, जीसीसी के सभी देश जो हैं इसराइल के साथ अपने रिलेशन अच्छा करें, और हम्म। सब मिल के ईरान के खिलाफ एक नहीं, आशंका तो यही महासंघ जताई जा रही है कि जो पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से अमेरिका के दबाव में आकर के इजराइल के साथ जो संबंध अरब देशों ने कुछ बेहतर किए हैं, उस चीज को लेकर के आशंका जताई जा रही है कि अब आखिर वो ताल्लुकात बने रहेंगे या फिर उसमें किसी तरह का कोई बदलाव होगा? जी, मैं वही कह रहा था कि जी। इन सभी देशों के ऊपर इस वक्त अमेरिकन प्रेशर ये है कि सब इसराइल के साथ रिश्ते अच्छे बनाएं, और हम्म, ताकि वो ईरान के साथ एक अ, जुट के, अगर लड़ाई होती है या जो भी होता है ईरान के साथ डील करने में उनकी एक बार्गेनिंग कैपेसिटी वैसे भी बढ़ जाएगी। और फिर दूसरी ये कि इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिक जो रेस है दोनों की, वो बढ़ जाती है। इसराइल के बगैर ये लोग जंग नहीं लड़ सकते। अमेरिकन अपने ट्रूप्स भेजने पे तैयार नहीं, अमेरिकन इकोनॉमी भी इस बात को परमिट नहीं करती। कई चीजें, देखिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंज आएगा। आप कह रहे थे कि जैसे तेल अवीव से जेरूसलम जो एम्बेसी शिफ्ट हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर उसके अलावा जो गोलान हाइट्स उनको अवॉइड कर दिए हैं इन लोगों ने, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। थोड़ा सा हाँ, ये रोक लगाने की कोशिश करेंगे कि नए सेटलमेंट ना बने, लेकिन अमेरिका, इसराइल इस बात पे राजी नहीं होता। यहाँ पे इसराइल इनके साथ डिफरेंस बनाए रखेगा और नए सेटलमेंट भी बनते रहेंगे। इसराइल की एड भी उसी तरीके से आती रहेगी, बल्कि एड और बढ़ जाएगी, आमदनी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि अरब देशों को अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो मुझे नहीं लगता। बेसिक पॉलिसी ये है कि इसराइल जो है उनका उसी तरह स्ट्रांग बना रहे। अफगानिस्तान में भी उनकी कोशिश यही है कि तालिबान किसी तरह से वहाँ पे आ जाए पावर में, जॉइंटली गवर्नमेंट के साथ वहाँ की, या कुछ हो जाए। लेकिन तालिबान इस बात पे राजी नहीं। तालिबान, हालांकि ट्रम्प साहब तो यहाँ तक चाहते थे कि तालिबान पूरी तरीके से चाहे पावर में आ जाए, और मगर वो ये चाहते थे कि जैसे सऊदी अरेबिया था उस तरह की हुकूमत बना ले, जिस तरह की सऊदी अरेबिया ने बनाई थी। कट्टरपंथी इस्लामिक हुकूमत वहाँ पे बना ले, और मिलिटेंसी छोड़ दें, और मिल के ईरान के को काउंटर करें, और ईरान के खिलाफ अमेरिका का को सपोर्ट करें। लेकिन ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान एक फैक्टर है। पाकिस्तान अपनी पॉलिटिक्स देखता है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोशिशें ज़रूर होंगी, लेकिन कितनी कामयाबी मिलेगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए कि अफ़गानिस्तान की जो की है या कुंजी जो है वो पाकिस्तान में है। वहाँ तालिबान जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है, वो लोग बहुत उनके हिसाब से चलेंगे। अमेरिकन कभी प्रेशर डालते हैं पाकिस्तान पे कि वो उनको उनके साथ कोऑपरेट करे, कभी उनके साथ मिल के चलने की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी तक जो अमेरिकन चाहते थे वो उसको डिलीवर नहीं कर पाया है, और अभी भी वो रिश्ते बनने में, वो ऐसे रिश्ते नहीं। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह की बातें उन्हीं ने की है। तो ओवरऑल चेंज तो नहीं आएगा, जैसा प्रशांत कह रहे थे कि कंटिन्यूटी और चेंज की जहाँ तक सवाल है वो थोड़ी बहुत आएगी। देखिए, बराक ओबामा की जो पॉलिसीज थी उन्हीं का ये एक्सटेंशन होगा। और हम ये देख रहे हैं
कि जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है वही चलती है, जिसका जिक्र अभी प्रशांत भी कर रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप ने जितने भी डिसीजन लिए हैं मिडिल ईस्ट से रिलेटेड, उन सब में उसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। इस्टेब्लिशमेंट अच्छा, चाहता था कि प्रशांत ने एक एक पॉइंट की तरफ इशारा किया, अफगानिस्तान का जिक्र किया, तालिबान का जिक्र किया। जाहिर है कि भारत के लिए जो है स्ट्रेटेजिक तौर पे अगर देखा जाए, अफगानिस्तान बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और ट्रम्प सरकार ये चाहती थी कि अपनी सत्ता यानी उसका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले पहले वहां से अमेरिकन ट्रूप्स को पूरी तरह से निकाल लिया जाए। हालांकि वो चीज उस तरह से मुमकिन नहीं हो पाई। आखिर वहां पर किस तरह का बदलाव आप देख पाएंगे? देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से बाइडेन की जो पॉलिसीज में तब्दीली आएगी अफगानिस्तान की सिचुएशन में, दो तीन चीजें बड़ी प्रमुख तौर पे मैं देख रहा हूँ। एक, वहाँ की पीस प्रोसेस में और ट्रांजिशन पीरियड में इंडिया का रोल बढ़ेगा, जो कि ट्रम्प के समय नहीं था। इंडिया का जो है बड़ा डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। वहाँ हमारे 5 मिशंस हैं और वहाँ की बहुत बड़ी लीडरशिप, अक्रॉस द बोर्ड लीडरशिप का इंडिया से ताल्लुकात रहे, पुराने ताल्लुकात रहे। एक बात। दूसरा कि पाकिस्तान के ऊपर तहरीके तालिबान दबाव अमेरिका का, बाइडेन का अब बनेगा। जो अमेरिकन, जो ट्रंप के समय हो रहा था कि ट्रंप वाज डीलिंग विद देम डायरेक्टली, सीधे तौर पर उनसे बात कर रहा था। अब पाकिस्तान को के पर दबाव बढ़ेगा कि आप तालिबान से नेगोशिएट करवाओ। ये पाकिस्तान पे दबाव जो है वो तालिबान को लेके बढ़ेगा नहीं, बाइडेन के लेकिन समय में। तालिबान तहरीके तालिबान हो या फिर खुद तालिबान हो, जो कि मुल्ला उमर साहब की जो पार्टी हुआ करती थी, जी जी। वो फिलहाल जो है कहीं ना कहीं, अगर दोहा यानी कतर को अगर हम देखें, जिस तरह का मीडिएशन चल रहा है उसमें खुल करके पाकिस्तान उसमें समर्थन में रहा है। यही वजह है कि इस तरह से ये पीस प्रोसेस की जो बातचीत थी, या जिस तरह से तालिबान डायलॉग के लिए टेबल पे बैठा, वो कहीं ना कहीं एक रोल रहा है। ये पाकिस्तान भी समझता है, ये अमेरिका और भारत भी बखूबी समझते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बाइडेन का ज्यादा दबाव पाकिस्तान पे अब आएगा इस वजह से। एक दूसरा चीज की, जो ट्रंप की पॉलिसी थी कंप्लीट विड्रॉल बाइडेन की पॉलिसी बिल्कुल नहीं होगी। अमेरिकन प्रेजेंस वहां पे अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस अमेरिका रखेगा, भले ही उसको खर्चों की कमी की वजह से या नॉन मिलिट्री जोन बनाकर उसको रखेगा, लेकिन अपनी प्रेजेंस अमेरिका वहां पे, अमेरिकन सोल्जर अफगानिस्तान में रहेंगे, भले ही संख्या कम हो। इस पे बराक ओबामा ही बहुत आगे तक गए थे, लेकिन उन्होंने भी कंप्लीट विड्रॉल की पॉलिसीज को उन्होंने भी नहीं अपनाया था। जिस रास्ते पर ट्रंप चल रहे थे वो कंप्लीट विड्रॉल का रास्ता था। वो बाइडेन उसमें उससे डेविएट होंगे, उससे अलग पॉलिसी पे आएंगे। कमर साहब, एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर हम ईरान की बात करें और उसके न्यूक्लियर समझौते की बात करें, चूंकि ट्रम्प सरकार पूरी तरह से उससे आउट हो गई थी, उसने अपने हाथ को खींच लिया था। और जो है उसका नतीजा ये रहा था कि दोनों देशों के बीच में ताल्लुकात काफी खराब हो गए थे। और अब एक बार फिर से जो बाइडेन साहब ने साफ तौर पे ऐलान किया, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो मुआहदा चल रहा था, उसको वो दोबारा से रीओपन करेंगे, वो उसके साथ जुड़ेंगे, डायलॉग करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो उनके विदेश मामलों के जो ऑफिसर बनने वाले हैं, ब्लिंकन साहब, उन्होंने साफ तौर पे नीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अरब देश, इजराइल भी इस पूरे डायलॉग में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है कि इतने आसानी से इस समझौते पे आगे बढ़ पाना मुमकिन हो पाएगा? ये कहना अभी जरा जल्दी होगा। जी, दो प्रपोजल हैं। जी, ईरान का कहना यह है कि हम लोग को आपस में बात करनी चाहिए, अरबों को, जी, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। ईरान साथ में ये भी कहता है कि अमेरिकन जो है ये आउटसाइड फोर्स है, बाहर की फौज है, इनका यहाँ कोई रोल नहीं है, इनको यहाँ से जाना चाहिए। सिक्योरिटी जो है इस पूरे खित्ते की हम लोगों की जिम्मेदारी है, तो हम लोग आपस में मिलकर इस मसले को हल कर लें। दूसरी तरफ ईरान ये भी कहता है
कि अरबों के पास कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है। जो मेन फोर्स है उस पूरे रीजन में वो अमेरिका है, इसलिए अमेरिका से बात करनी ज़रूरी है। ये भी उनका एक मौक़िफ़ है, और जिसके तहत उन लोगों ने JCPO यानी ईरान न्यूक्लियर डील पे बात की अमेरिका से, और अमेरिका ने वहाँ पे सैंक्शंस हटाए। उन्हीं ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को टोन डाउन किया। अब ट्रम्प साहब की जो डिमांड थी वो ये कह रहे थे कि ये जो डील थी ये बहुत खराब डील थी, वर्स्ट डील उन्हीं ने इसको डिक्लेयर किया, और ये कहा और अपने को विड्रॉ कर लिया अमेरिका को इस डील से। और उन्हीं ने ये कहा कि वहाँ के ऊपर अमेरिका की जो डिमांड है, एक तो ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है बिल्कुल वर्चुअली, उनका कहना ये था कि अबेंडेंट करना चाहिए, और साथ में मिसाइल प्रोग्राम भी उन्हीं ने जोड़ दिया कि मिसाइल प्रोग्राम भी में भी कटौती होनी चाहिए, बड़ी कटौती होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ उन्हीं ने जोड़ी जो है वो ये कहा है कि जो ईरान का उसके पड़ोसी देशों में यानी अरब देशों में जो इंटरवेंशन है या जो सपोर्ट है उसको ख़त्म होनी चाहिए। जो सपोर्ट वो वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स को देता है, आतंकवादी संगठनों को, शिया आतंकवादी संगठन जिनको वो कहता है, वो ख़त्म करे। ये 3 डिमांड ऐसी हैं, अगर ईरान नहीं समझता कि कभी मानेगा। तो क्या ईरान ऐसे मान सकेगा? मैं बता सवाल रहा हूँ। ऐसे में यहाँ ये है। नहीं, ईरान, मैंने इसके मतलब ये है कि वो अपनी पूरी इस्लामिक रिपब्लिक को रोल बैक करे, यानी उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको बैक करे। ईरान का मानना ये है कि ये मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं शिया, ये जो हैं ये बेसिकली उसके एलाई हैं, प्रॉक्सीज नहीं हैं। दूसरी बात वो ये कहता है कि ये वहाँ के वहीं की पैदावार है, हमने नहीं पैदा किया, हम इनको सपोर्ट कर रहे थे जब ये लड़ रहे थे ISS के खिलाफ, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ। इनका एक बड़ा रोल है, इन लोगों ने काफ़ी, जिसमें इनके बहुत लोग मारे भी गए, मरे भी हैं। और तीसरी बात ये भी कही है कि ये अपना इन्फ्लुएंस को उसने कहा है कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे, मगर उसने साथ में ये भी कहा है, कल भी उन लोगों ने दोहराया है कि वो बातचीत चाहेंगे, और यूरेनियम के इनरिचमेंट भी उन्हीं ने बढ़ा के 20% कर दिया, जो लगभग 4 से भी कम था, उसको बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा के कहा है हम 20 तक ले जाएंगे। ये इनकी बार्गेनिंग टैक्टिक्स है, मुझे लगता है ईरानियों की, कि अगर बातचीत होगी तो वो कुछ न कुछ ईरान की पॉलिटिक्स हमने ये देखी कि हमेशा वो कोशिश उनकी ये रहती है कि किसी न किसी सूरत से जंग को अवॉइड करो, नंबर 1। हालांकि वो थ्रेट बहुत देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बातचीत भी वो साथ में रखने की कोशिश करते हैं, जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हो पाई थी। इस एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूर होगी बातचीत। इस तरह के जो इंडिकेशन आ रहे हैं, बातचीत के से देखना यह है कि कितना कंसेशन ईरान, गिव एंड टेक में कितना कंसेशन ईरान उनको देने पे तैयार होता है। बात असल में जो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम या उनके जो मिसाइल इनिशिएटिव्स हैं, जो प्रोग्राम उनका चला है, या उसकी जो खित्ते में जो उसके एलाइज हैं, शिया एलाइज या हूती और हिजबुल्लाह, ये सब जितने भी हैं, इन सब चीज़ों ने इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज कर दिया है, जो कभी भी अमेरिका को मंजूर नहीं है। ट्रम्प मिलिट्री थ्रेट से दबाना चाह रहे थे, बाइडेन की कोशिश ये होगी कि थ्रू डिप्लोमेसी परसुएट करके ईरान को उससे हटाना। ईरान ये होगा कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, ठीक है हम आगे बढ़े फिर थोड़ा सा पीछे हट जाओ, बाई बैक सम टाइम, सैंक्शन विड्रॉ हो जाए, कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन और इम्प्रूव कर जाए, एंड कंटिन्यू विद जो उनकी पॉलिसी है। वो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस भी नहीं करते। यानी एक बहुत मोटी सी बात की उभर करके आ रही है कि जो ट्रम्प सरकार की जो नीतियां रही, उससे उलट यहाँ पर बातचीत को और डिप्लोमेसी के जरिए से अरब वर्ल्ड को सुझाने की, उसे जो है मैनेज करने की अमेरिकन प्रशासन, बाइडेन प्रशासन कोशिश करेगा। एक आखिरी सवाल प्रशांत आपसे समझना चाहेंगे, अगर भारत के इंटरेस्ट को हम देखें, खास तौर से भारत का जो इंटरेस्ट मुस्लिम वर्ल्ड के साथ है, या फिर इजराइल एक तरफ उससे बहुत अच्छी भारत की अपनी दोस्ती है, तमाम चीजों को अगर हम देखें,
कहीं ना कहीं जो ये बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है उसका असर भारत को किस तरह से उसमें दिखता हुआ नजर आएगा? जी, भारत पे बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कि अमेरिका का सब जो है काफ़ी बड़ा पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर है भारत, और ट्रंप के समय में जो नीतियाँ आईं, जी, उसमें ख़ासकर ट्रंप ने तो एक तरीके से मिनी टैरिफ वॉर भारत के साथ घोषित कर दिया था, और बिल्कुल। उससे भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। H-1 वीज़ा का कोटा तो वो का नुकसान जो हुआ सो हुआ। वो सारी तब्दीलियां तो आएंगी ही आएंगी ट्रंप सरकार के, वो बाइडेन सरकार के समय। ईरान के मसले पर एक छोटी सी बात केवल मैं ये ऐड कर दूं कि ईरान की देखिए एक मॉरल लीडरशिप है इस्लामिक वर्ल्ड में, जो जो इज्जत जो खाड़ी के अरब देश है उनको नहीं मिली कभी भी, क्योंकि उनको वो लेजिटिमेसी और अप्रूवल इसलिए नहीं मिलता है कि उनको माना जाता है कि ये तो हिडन पार्टनर हैं और ये अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर आते। तो एक मॉरल लीडरशिप जो है वो ईरान के पास है, और इसी वजह से बहुत डिसरप्टिव स्टेप था ओबामा का, जब ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो आगे आने वाले समय के लिए जो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, वो ईरान के पास बड़े गैस रिजर्व्स हैं। वो गैस रिजर्व्स भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि लगातार ये हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से वो हो रही है, और एनर्जी सिक्योरिटी में गैस का रोल ऑयल से बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि लगातार क्लाइमेट चेंज का प्रेशर है, कार्बन डेफिसिट का प्रेशर है मुल्कों पर, और टेक्नोलॉजी जो है वो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी गैस आधारित ज़्यादा हो रही है। तो ये दो एक बड़े फैक्टर हैं जो मेरे ख्याल से बाइडेन साहब उतना दूर तो शायद ना जाए कि ओबामा जिस तरीके से चला गए, लेकिन एक एंगेजमेंट जो है वो बढ़ेगा ईरान के साथ, और कुछ जो है पॉजिटिव निकल कर आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव ताकि निकल एक के आएगा। पैरेलल। बिल्कुल। जी, कमर साहब। नहीं, प्रशांत ने बहुत अच्छी बातें बताई, इसमें कोई शक नहीं। मैं केवल सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि भारत को बड़ी टाइट रोप वॉक करनी पड़ेगी। वो एक तरफ तो उसको अरबों के साथ रिलेशन बना के रखना है, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ जो उसके संबंध बने हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरी तरफ यूएई और सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान से रिलेशन अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। भारत से बहुत बन गए हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज भी डेवलप हो रही है, मिलिट्री कॉपरेशन भी बढ़ता दिखाई देता है। हमारे आर्मी चीफ ने अभी दौरा भी वहाँ पे किया, और डिफेंस प्रोडक्शन में भी कॉपरेशन इन देशों के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया जो है ईरान को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये गेटवे है सेंट्रल एशिया जाने का, यही रास्ता है हमारा। चाबहार पोर्ट वहाँ पे भारत बना रहा है, अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी उसकी ईरान के थ्रू है, पाकिस्तान ने हमारे रास्ते बंद कर रखे हैं ईरान से जाने के। तो इस वजह से बहुत। दूसरी बात ये भी है कि ये जो हिलाल शिया जिसे वो कहते हैं, आर्क ऑफ शिया क्रेसेंट अमेरिकन जिस बात की करते हैं, सीरिया, लेबनान, सीरिया, इराक एंड यमन, ये देश में ईरान का बहुत इन्फ्लुएंस है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ईरान, वहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है। और अगर ईरान से रिश्ते बिगड़ते हैं तो इन देशों के साथ भी मुसीबत आ सकती है आने वाले वक्त में। तो हिंदुस्तान इस पूरे खित्ते को कभी नहीं छोड़ेगा। इस खित्ते से हमारे बहुत हिस्टोरिकल टाइज हैं, खासतौर से चाहे वो सीरिया हो या इराक हो, एक ज़माने से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान तेल के बड़े यहाँ पे भंडार भी पाए जाते हैं, और गैस भी बहुत है। इराक में भी काफ़ी गैस है, फिर ईरान में भी गैस है। तो इस वजह से आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जो पॉलिसी होगी वो होगी कि एक तरफ अरबों के साथ जहाँ अच्छे रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ वो धीरे धीरे ईरान से भी अपने रिश्ते, खासतौर से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पीरियड में कोशिश करेगा। और इसकी ये भी कोशिश होगी जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगे हुए हैं कंट्रीज पे, जो कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान से ट्रेड करती हैं, वो अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस को विड्रॉ इनको करे, हटाने पे गौर करेगा। ताकि कुछ
तेल का काम, ईरान से तेल का इंपोर्ट दोबारा से शुरू हो, क्योंकि हमें सस्ता तेल पड़ता है ईरान से जो आता है। और दूसरी बात ये कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कम होती है, और रिफाइनिंग चार्ज भी ईरान इराक तेल की बहुत कम है। और हमारी कई हिंदुस्तान की ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो ईरानियन ऑयल पे गियर हैं, जो उसके तेल को आज से नहीं 10 साल से उसी तेल को। और सबसे बड़ी बात कि कमर साहब नॉन डॉलर ट्रेड है ईरान से हमारा जी, जो मैं तेल आ का रहा था है। कहने जी, नॉन डॉलर ट्रेड भी है हमारा, तो हमारा फॉरेन और एक्सचेंज बचता है ईरान के जी साथ। फॉरेन चलिए, एक्सचेंज बहुत बचता है। शुक्रिया प्रशांत आपका, और कमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से बताया कि किस तरह के हालात बनेंगे आने वाले वक्त में। एक उम्मीद है बेहतरी की तरफ जो है अरब वर्ल्ड और अमेरिका और ख़ास तौर से भारत के अपने जो इंटरेस्ट हैं इस पूरे खित्ते में, उसमें किसी तरह का बदलाव आएगा और एक अच्छे संकेत देखने को मिल सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान जुड़े हमारे साथ। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ आपसे एक और गुजारिश है कि आप अपनी मदद इस चैनल को जरूर करें, क्योंकि अच्छी और बेहतर पत्रकारिता के लिए इस तरह के चैनलों की मदद करना निहायत जरूरी है। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।